जिस तरीके से राहुल गांधी को बिल्कुल गर्दन से पकड़कर सप्रेस करने की कोशिश हुई है कि 2024 में वो किसी लायक न बचें, आपको लगता है तेजस्वी यादव या दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस तरह के लोगों पे भी निशाना हो सकता है? नहीं, हो रहा है, हो चुका है। अभी कविता पे निशाना जी हुआ, हाँ। ठीक है ना। उधर उद्धव जी की सरकार उन्होंने ऐसे गिरा दी, वो भी मुकदमा अब हमने। लेकिन तो भ्रष्ट लोगों को सबक सिखा रहे हैं ना मोदी जी। नहीं, कौन से भ्रष्ट लोग? वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का देखा नक्शा है, दो हिस्सों में बटा हुआ। जहाँ जहाँ विपक्ष है वहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वो सब दूध के धुले हुए हैं। राहुल गांधी जैसे बड़े कद के व्यक्ति को क्या जरूरी था कि वो मोदी नाम लेते? उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा सारे मोदी चोर हैं, लेकिन उन्होंने कहा सारे चोर मोदी क्यों हैं। क्या आपको लगता है कि ये उन्हें बचना चाहिए था, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी ये सब कहते हुए? नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे तो जब आदमी कोई भाषण देता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी 2017 में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कब्रिस्तान की बात की, आपको याद होगा, ठीक है, शमशान और कब्रिस्तान। क्या प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था कि ये धर्म संसद है, ऐसा जहर फैला रहे हैं, ऐसा जहर आप, मैं पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनता हूँ वो कह क्या रहे हैं, और खुलेआम कहते हैं, और जज के खिलाफ भी कहते हैं, और परवाह नहीं करते। और जो शासन है वो चुप है, क्योंकि शासन को मालूम है कि इससे उनको राजनीतिक फायदा होता है। कि मेरा भगवान से जो ताल्लुकात है ये व्यक्तिगत ताल्लुकात है, मैं और मेरा भगवान, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि संविधान के खिलाफ है। कि देखिए वो दौर गुजर गया जब राजकुमार और राजकुमारियों के लिए अलग कानून हुआ करते थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, नया भारत है, इस नए भारत में सबके लिए कानून बराबर है। ये नया भारत है, नए राजकुमार है, नए राजकुमार है, नया भारत है, नए शहंशाह है, नई सोच है। और वही जो काम मुगलों के वक्त होता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वही मानसिकता आज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देश बदला नहीं। आपने जो इंसाफ के सिपाही, जो एक नया इनिशिएटिव, एक नई पहल आपकी है, उस पे आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप मैं चाहता हूँ कि देखिए आरएसएस के हर जगह पे, हर गली में उनके संघ हैं, उनकी शाखाएं हैं, तो हमारे हर गली में इंसाफ के सिपाही क्यों नहीं खड़े हो सकते? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। राहुल गांधी की सांसदी यानी संसद से उनकी सदस्यता छीन लिए जाने के बाद उनके बंगले को भी खाली करने की बात कही गई, और इसको लेकर पूरी दुनिया में, मैं कहूँगी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग लोकतंत्र में और इस तरह की संस्था में विश्वास रखते हैं वो हैरान और परेशान हैं कि क्या भारत उस पथ पर आ गया है जहाँ पर उसको क्या वाकई जायज़ रूप से लोकतंत्र कहा जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर तानाशाही जो राज्य होते हैं या तानाशाही जो शासक होते हैं वो अपने सबसे मुख्य जो चैलेंजर हैं उसको इस तरीके से परास्त करते हैं कि कानून का सहारा लेकर गैर कानूनी काम करते हैं। तो क्या भारत में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं? एक बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी राहुल गांधी अभी तक अदालत में नहीं गए। इससे क्या मतलब निकाला जाए? और बंगला खाली करने का भी ज़ाहिर संकेत मिल रहा है कि बहुत जल्द ही वो अपना बंगला खाली कर सकते हैं। इस सब के अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक साल लगभग अब बचा है जो हमारा लोकसभा चुनाव है अगला 2024 का, उसके मद्देनज़र मेरे साथ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। कपिल सिब्बल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कपिल सिब्बल साहब पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही देश के उच्च कोटि के जाने माने वकील भी हैं, इसलिए भी उनसे ये बहुत महत्वपूर्ण है सवाल पूछे जाना कि खासकर राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर और अब किस तरह के हालात आगे आने वाले हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में आपने वायर में खबर भी देखी होगी, इंसाफ का सिपाही नाम से एक नई कोशिश, एक नया इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई राजनीतिक कदम गैर राजनीतिक रूप से भी हो सकता है। कपिल सिब्बल साहब हमें बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जब आपने ये सुना तो मैं पढ़ रही थी कि आप अंग्रेजी में आपने कहा बिजार, तो क्या मतलब हुआ अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करें कि क्या वाहियात? अद्भुत है या वाहियात है? कोई आप सोचिए कि कोई इलेक्शन में, और वो भी कर्नाटका में, किसी ने कोई स्पीच दी, राहुल गांधी ने स्पीच दी, कहा कि भाई इस देश में कई चोर हैं और उनके नाम मोदी से जुड़े हुए हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी और एक और मोदी का उन्होंने नाम लिया। और ऐसी क्या बात है
कि उन्हें ना मोदी से जुड़े हुए हैं, शायद अगर आप और ढूंढेंगे कुछ और मोदी मिल जाए, यही उन्होंने कहा। तो ये तो एक आरोप लगाया, तो सदस्यता कैसे खो सकते थे उनकी? अदालत सदस्यता कैसे खो सकती थी? क्या उन्होंने ऐसी बात कर दी? और ना तो नीरव मोदी अदालत में गए, ना ललित मोदी अदालत के में, ना तीसरे मोदी जिनका नाम लिया अदालत में गए। कौन गया अदालत में? और वो भी गुजरात में। कोई और मोदी जो एमएलए हैं और मंत्री भी शायद रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये एक मानहानि का मुकदमा किया और कहा कि मोदी जो एक सारे हिंदुस्तान के मोदीज़ के खिलाफ ये बयान दिया जा रहा है, तो मानहानि का मुकदमा कर दिया। एक तो सारे देश में मोदी कौन है? कोई पिछड़ा है। लेकिन थोड़ा सा आप इससे पहले आगे बढ़े, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत ईमानदारी से ये बताइए कि राहुल गांधी जैसे बड़े कद के व्यक्ति को क्या ज़रूरी था कि वो मोदी नाम लेते? उन्होंने कहा कि उन्होंने ये नहीं कहा सारे मोदी चोर हैं, लेकिन उन्होंने कहा सारे चोर मोदी क्यों हैं? क्या आपको लगता है कि ये उन्हें बचना चाहिए था, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी ये सब कहते हुए? नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे तो जब आदमी कोई भाषण देता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी 2017 में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कब्रिस्तान की बात की, आपको याद होगा, ठीक है, शमशान और कब्रिस्तान। क्या प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए था? ठीक है ना। और कई ऐसे वाक़ये हुए हैं देश में जहां एक और मंत्री ने कहा कि गोली मारो। क्या ऐसा बयान देना चाहिए था? ऐसे मुद्दे उठते हैं। और अगर देते हैं तो सज़ा होनी चाहिए थी। सज़ा होनी चाहिए या नहीं हुई, ये कोई मानहानि का कोई मुकदमा नहीं है। ये तो किसी ने एक बयान दिया है, और वो बयान क्या है कि सही बात है कि नीरव मोदी जी बाहर बैठे हुए हैं। ये भी बात सही है कि ललित मोदी जी बाहर बैठे हुए हैं। ललित मोदी जी का आज ट्वीट आ गया सुबह सुबह, वो कह रहे हैं कि अदालत में खींच के ले जाएंगे, वो भी इंग्लैंड में, यूके की अदालत में ले जाएंगे। तो पहले हिंदुस्तान में आए ना, जहां उनकी ज़रूरत है, हिंदुस्तान में उनको आना चाहिए ना। हिंदुस्तान में क्यों नहीं आ रहे ललित मोदी जी? यही पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी कि भाई आप बाहर क्यों बैठे हो? पार्लियामेंट में एक सवालात का जवाब हुआ जिनमें मंत्री जी ने कहा कि भैया वो सीबीआई उनको ढूंढ रही है। अपने बिजार शब्द का इस्तेमाल किया कि ये अद्भुत है, या ये बिल्कुल वाहियात है, या ये इस दुनिया के बाहर की कोई चीज़ है जिस पे आपको यकीन नहीं हो रहा है। आपकी कानूनी नज़रें ये कह रही हैं, क्या ये कह रही हैं कि कानूनी रूप से गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। और मैं साथ में एक और बात कहना चाहता हूँ आपको। आज के दिन क्या हो रहा है कि राजनेता जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो सत्ता में हैं, वो अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि चलिए वैसे तो कुछ नहीं कर सकते, चलिए एक मुकदमा ही कर देते हैं। और एक मुकदमा नहीं, राहुल गांधी के खिलाफ कई मुकदमे हो चुके हैं ये मानहानि के ही मामले में। और अगर 2 साल की सज़ा हो जाए तो कानून कहता है कि सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो एक तो कानून गलत है, दूसरा राजनीतिक लोगों को अदालतों का इस्तेमाल करना, किसी की सदस्यता का रद्द करना, वो भी गलत है। या तो कोई ऐसी बात कही हो ना जिससे साफ जाहिर हो कि मानहानियाँ, उसके लिए भी लोग अपॉलॉजी मान जाते। मुझे मालूम है कि केजरीवाल जी, आपको याद होगा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चल रही थी, उन्होंने कैसे कैसे बयान दिए। अरुण जी के खिलाफ दिया, हम लोगों के खिलाफ दिया। अरुण जी ने फिर मुकदमा किया, वापस ले लिया कि भाई चलिए अपॉलॉजी हो गई। कोई तो राहुल गांधी माफी मांग लेते, क्या जरूरत, समझौता हो गया। उन्होंने कोई ऐसी बात कही ही नहीं। इन्होंने तो ऐसे आरोप लगाए थे लोगों के ऊपर, केजरीवाल जी ने, जो साफ उससे साबित हो रहा था कि ये तो मानहानि का मुकदमा बनता है। इन्होंने कोई ऐसी बात कही नहीं। और अगर कही होती, हमने केस किया ना, अरुण जेटली जी ने केस किया ना, कि किसी और जेटली ने तो नहीं किया केस, तो इनको केस करना चाहिए था। सिब्बल साहब, इसके अलावा जिस तरह से पूरा मुकदमा चला है, आप कह रहे हैं पहली बात तो यही आप गैर कानूनी मानते हैं, हर चीज में अदालतों का इस्तेमाल हो रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि ये जो इनका डिस्क्वालिफिकेशन है ये भी कानूनी रूप से सही नहीं, बिल्कुल गलत है। लेकिन दूसरे जिस प्रक्रिया को अंजाम दिया गया उससे तो ये सिर्फ कानूनी नहीं, पूरी तरीके से राजनीतिक है कि पहले ये मुकदमा दर्ज था, उस मुकदमे को उन्होंने विड्रॉ किया, फिर उस मुकदमे को बाहर उसकी दोबारा प्रोसीडिंग चली, और इतनी जल्दी जो है इस पर फैसला आ गया। तब जज साहब कोई और थे, फिर जज बदल गए। यही तो ताज्जुब की बात है कि यही जो शख्स जो हैं जिन्होंने मुकदमा किया,
जब अदालत ने इनको, पिछले जज ने इनको बोला कि भैया आप चलिए बहस कीजिए, क्योंकि इन्होंने एक याचिका डाली कि राहुल गांधी को दोबारा बुलाया जाए। उन्होंने कहा हम नहीं बुलाएंगे, आप बहस कीजिए। तो तुरंत ही हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जाके अपने ही मुकदमे के इन्होंने स्टे ले लिए। 1 साल बीत गया, फिर राहुल गांधी ने ये बयान दिया पार्लियामेंट में, तुरंत जाकर उन्होंने अपना मुकदमा विड्रॉ कर लिया। फिर जज का तबादला हो गया, दूसरे जज के सामने उन्होंने जाकर कहा कि चलिए अब मुकदमा करें। दूसरे जज ने कहा हाँ कि ठीक है बहस कीजिए, और फिर उन्होंने 2 साल की सज़ा दे दी। तो जो अदालतों के गलत इस्तेमाल की आप बात कर रहे हैं, और ख़ासकर निचली अदालतों का क्या कहें, क्योंकि पहले मेरी एक बार आपसे बात हुई थी, आपने कहा आप अदालत पे कुछ नहीं कहते, आप जजों के बारे में, अपनी बिरादरी के बारे में आप बात नहीं करते हैं, लेकिन लगता है आपका स्टैंड बदला है। नहीं, कोई बदला नहीं। मैंने कि मैनेज किया जा रहा है अदालतों को। नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। मैंने कहा इनका ये अदालत का दुरुपयोग कोशिश करते हैं कि अदालत से कई तरीके से ऐसा कोई फैसला आ जाए। जैसे आजम खां के केस में आपको मालूम है कि अब्दुल्ला आजम खां के केस में 15 साल पुराना मुकदमा, जब उनकी सदस्यता कायम थी, वो उन्होंने 15 साल पुराना मुकदमा के साथ याचिका डाल के कहा कि ये भी मानहानि का मुकदमा है। क्या हुआ था कि वो एक धरना में बैठे थे 15 साल पहले, और वहाँ से एक प्रोसेशन क्या, एक कैवलकेड आ रहा था मंत्रियों का, उन पे रोक हो गई, कैवलकेड पे रोक हो गई, क्योंकि ये वहाँ बैठे हुए थे सड़क पे, तो सड़क पे जाने नहीं दिया, तो उन्होंने मुकदमा कर दिया और उस पे उनको 2 साल की सज़ा दे दी। देखिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अदालत को भी मालूम है कि अगर 2 साल की सज़ा से कम होगी तो सदस्यता नहीं जाएंगी। तो अदालत ने भी खुली आंखों से ये तय किया कि 2 साल की सज़ा देंगे ताकि ये इनकी सदस्यता भी और ज़्यादा से ज़्यादा, मैं जहाँ तक, ये ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है, मैक्सिमम पनिशमेंट है ये। और मैं पढ़ रही थी कि ये एक ऐसा भारत के इतिहास में सिर्फ दूसरा ऐसा मामला है जहाँ मानहानि के केस में मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया हो, वो राहुल गांधी का मामला है। बिल्कुल सही। मैं आती हूँ अब्दुल्ला आजम खां, चूँकि आपने जिक्र छेड़ दिया, मैं ये सवाल भी पूछने वाली थी, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है पूछना कि इससे पहले देखिए आप मोहम्मद फैजल के बारे में ये बात हुई कि मोहम्मद फैजल की सदस्यता छीन ली गई। ये बात है जनवरी की। जनवरी के बाद ठीक उस दिन जिस दिन की उनकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, ये सदस्यता उनकी वापस कर दी गई। लेकिन अब्दुल्ला आजम के मामले में आप ये देखिए, अब्दुल्ला आजम, आजम खां और आजम खां की पत्नी जो अब्दुल्ला आजम की माँ भी हैं, एक वक्त में ये तीनों अलग अलग राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के मेंबर्स हुआ करते थे, और आज उस पूरी फैमिली को तबाह कर दिया गया है। ये एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी। जो अपोजिशन पार्टी है उसके बड़े नेताओं में से एक, समाजवादी पार्टी को आजम खान ने मुलायम सिंह के साथ मिलकर बनाया। ये अपनी आंखों के सामने हम होते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई ख़ास शोर शराबा नहीं था। ना मोहम्मद फैज़ल के नाम पे हुआ, ना अब्दुल्ला आजम की पूरे परिवार को तबाह कर दिया, उन पे भी नहीं हुआ। अब ये तीसरा मामला जब राहुल गांधी का आया है, तभी सिर्फ शोर हो रहा है। पहले भी शोर होना चाहिए था, क्योंकि ये तो सरासर बेइंसाफ़ी है। इसीलिए तो मैंने इंसाफ के सिपाही की एक नई मुहिम शुरू किया है। ऐसे बेइंसाफ़ी अगर हम लोग चुप रह जाएं, हिंदुस्तान की मिडिल क्लास चुप रह जाए, हिंदुस्तान के अदालतें भी चुप रह जाएं, अदालतों ने भी कुछ नहीं किया। ये जो मोहम्मद आजम खां का मुकदमा था, ये तो बिल्कुल ही बेबुनियाद था। आप उनके वकील भी रहे। आप हाँ, वकील भी रहे। आजम खां के खिलाफ तो 157 मुकदमे इन्होंने दायर किए कि तुमने बकरी की चोरी कर ली, तुमने 15,000 रुपया किसी के घर के चोरी कर ली। आजम खां के खिलाफ बड़ी बड़ी मुश्किल से हमें 154 केसों में हमें बेल मिली, 3 रह गए, फिर बड़ी मुश्किल के साथ वो भी मिली। तब तक चुनाव उत्तर प्रदेश का ख़त्म हो गया। उसके बाद भी हमने जज साहब को जाकर कहा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हम गए कि साहब अब तो चुनाव भी ख़त्म हो गए, अब तो इनको रिहा कर दिया जाए। तो जज साहब ने भी सरकारी वकील को पूछा कि यार अब आपका जो मकसद पूरा हो गया, आप इनको छोड़ दीजिए। तो ये तो चल रहा है हिंदुस्तान में कि खुलेआम ऐसी बेइंसाफ़ी, और बेइंसाफ़ी इस हद तक कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अदालतें ऐसा करेंगी, लेकिन कर रही हैं। और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जब तक हम आते हैं, तब तक सदस्यता खत्म हो जाती है। और कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे, ये भी तो बात है कि विधायकों का भी जिक्र करें, मतलब कई हज़ार विधायक हैं भारत में, अगर उनका हम जिक्र करें तो कितने लोग जा पाएंगे। अब मैं वापस आ जाती हूँ राहुल गांधी के केस पर। एक और बात दर्शकों को बतानी ज़रूरी है, जो आपसे भी मैं पूछ लूँ एक बार, कि मैं खबर ये पढ़ रही थी कि बाकायदा वोटर्स लिस्ट से अब्दुल्ला आजम का नाम हटा दिया गया है, और वहाँ के जो फिलहाल मौजूदा विधायक हैं, जो खुद भी वकील हैं पेशे से, आकाश सक्सेना, उनकी याचिका पर यह काम हुआ है कि वोटर्स लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। ये अद्भुत बात है कि वोटर्स लिस्ट पे नाम हटा दिया जाए। उनको अपील करनी चाहिए थी, मुझे नहीं मालूम उन्होंने की कि नहीं, लेकिन ये लगता है कि शासन द्वारा
षड्यंत्र खेला जाता है कि किसी की ऐसे लोगों के ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमे किए जाएं और एक्सपेक्टेशन हो कि अदालत उनका साथ देगी, और कुछ हद तक अदालत साथ भी देती है। राहुल गांधी अभी कई दिन गुजर चुके हैं, अभी तक अदालत में नहीं मूव किया उन्होंने। ये हैरानी की बात है, मोहम्मद फैज़ल का कल मैंने इंटरव्यू किया, वो कह रहे थे उसी दिन 11 तारीख को, 11 जनवरी को, जिस दिन उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उसी दिन वो चले गए हायर कोर्ट में, और 25 तारीख तक यानी 2 हफ्ते के भीतर उनको ये भी अदालत से ऑर्डर मिल गया कि इसको उन्होंने पलट दिया। राहुल गांधी क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह सकता, मैं तो कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन कोई इसमें ज़रूर कोई बात होगी, सोच समझ के उन्होंने ऐसे निर्णय लिया होगा कि अदालत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये मुझे नहीं मालूम। जाना चाहिए, नहीं जाएंगे, वो भी एक उनकी अपनी मर्ज़ी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन ये मुझे सुनने में आया कि वो अपना वो जो जहाँ वो रह रहे हैं मकान है वो भी खाली कर रहे हैं। जल्दी करने वाले हैं, वैसे भी 30 दिन का ही उनके पास समय है। लेकिन इससे पहले मुझे मैं वैसे पूछना चाहता हूँ, कई लोग पार्लियामेंट में हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं फिर भी एक मकान में रह रहे हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी जो पहली बार एमपी हैं उनको आउट ऑफ टर्न हायर रैंक का घर मिला हुआ है। तो ये देश चल कैसे रहा है? कोई नियम नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कोई सोच नहीं है, और केवल क्योंकि आपके पास सत्ता है, आप पावर में हो, आपका मन है किसी को ख़त्म करने के लिए तो आप कर सकते हो, और कोई बोलता नहीं है। किस किस्म का लोकतंत्र है? अगर आपको सुझाव देना होता राहुल गांधी को तो आप कहते कि कोर्ट चले जाइए, या आप कहते कि इंतज़ार कीजिए? नहीं, ऐसे मैं सुझाव देता नहीं हूँ। फीस लेते हैं उसके लिए? अब मुझे बताइए कि फ़िलहाल आप ही कह रहे हैं, ये बहुत ही दुख देने वाली बात है, आप जो कह रहे हैं कि हमारे देश की जो और ख़ासकर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बीजेपी का तमाम जो समर्थक समूह है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए वो दौर गुजर गया जब राजकुमार और राजकुमारियों के लिए अलग कानून हुआ करते थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, नया भारत है, इस नए भारत में सबके लिए कानून बराबर है। ये नया भारत है, नए राजकुमार हैं, नए राजकुमार हैं, नया भारत हैं, नए शहंशाह हैं, नई सोच है। और वही जो काम मुगलों के वक्त होता था कि हम कुछ भी कर सकते हैं, वही मानसिकता आज है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। देश बदला नहीं, सोच बदल चुकी है। आपने अपने ट्वीट में भी काफ़ी, एक तरह से मैं कहूँगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत तरीके से बात कही है, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने जब हेट स्पीचेस का जिक्र किया कि हेट स्पीच में जो पॉलिटिक्स और रिलीजन है, उन्होंने कहा इनको अलग करना ज़रूरी है, और जब तक नेता इस्तेमाल करते रहेंगे धर्म का राजनीति में, तब तक ये अलग नहीं होगा। और मैं देख रही थी कि आप कह रहे थे तो चांद मांगने जैसा है, या मैं कहूँगी चांद पे जाने जैसा है। बिल्कुल, वो दौर ख़त्म हो गया। अब तो राजनीति, राज और नीति, इसी को राजनीति कहते हैं ना, कि मैं राज कर रहा हूँ, मेरी नीति क्या है। इनकी नीति तो साफ जाहिर है, लव जिहाद, ठीक है ना, ये शमशान, कब्रिस्तान, हिजाब, गोली मारो, लोगों को परेशान करो, किसी को बोलो कि तू बोल जय माता की, ये इनकी राजनीति है। तो अगर आपकी राजनीति धर्म से जुड़ी हो तो बेइंसाफ़ी तो होगी ही होगी। और आज मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूँ, आज मैं कह सकता हूँ कि मेरा भगवान से जो ताल्लुकात है एक व्यक्तिगत ताल्लुकात है, मैं और मेरा भगवान, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, ये मैं समझता हूँ कि संविधान के खिलाफ है। मैं समझता हूँ कि जिस देश में ऐसा होने लगे और जो ऐसा इस्तेमाल करने लगे, उसको कम से कम 10 साल की कैद होनी चाहिए, क्योंकि देश के लोकतंत्र की बुनियाद जो है वो गैर सांप्रदायिक होनी चाहिए। लेकिन और जो हमारा व्यक्तिगत ताल्लुकात भगवान से है, अल्लाह से है, क्राइस्ट से है, वो व्यक्तिगत है। इसको आप अगर ऐसा इस्तेमाल करने लगोगे कि सारा देखिए, किसी ने जुर्म ज़रूर किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। जब मुग़ल राज कर रहे थे जुर्म ज़रूर होता था। कौन करता था, उनका भी एक धर्म बिल्कुल के आधार पे वो करते थे, वो भी गलत था।
अगर आज हम वही काम कर रहे हैं वो भी गलत है। और किसके खिलाफ हम कर रहे हैं? जो मासूम लोग जिनको मालूम नहीं कि पिछले 2 सदियों में क्या हुआ, किसने किया। तो आप किसी का बदला मासूम लोगों के से क्यों तो आप कह रहे हैं कि 500-700 साल पहले जो मुगलों ने किया या जो नहीं किया, तो उसका हिसाब मांगा जा रहा है आज के मुसलमानों से। ये क्यों? ये किस किस्म की राजनीति है? और इसको कौन रोक क्यों नहीं रहा? और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि आप ये सब बंद हो जाएगा अगर आप धर्म और राजनीति से को अलग करेंगे। इसके अलावा आपने उदाहरण भी दिया, फिर आपने जिक्र किया कि आडवाणी की रथ यात्रा का, आरएसएस के मुखिया शमशान कब्रिस्तान का कमेंट उन्होंने किया, गोली मारो का भी आपने जिक्र किया। बहुत ही खुले तौर पे आपने इन तीनों बातों को रखा है कि अदालत जाहिर है इसी पे कमेंट कर रही है क्योंकि हेट स्पीचेस का फायदा हो। और देखिए आज के दिन क्या हो रहा है, ये भी एक अजीब बात है कि ये धर्म संसद जो हैं ऐसा जहर फैला रहे हैं, ऐसा जहर फैला, मैं पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं सुनता हूँ वो कह क्या रहे हैं। और खुलेआम कहते हैं और जज के खिलाफ भी कहते हैं और परवाह नहीं करते। और जो शासन है वो चुप है क्योंकि शासन को मालूम है कि इससे उनको राजनीतिक फायदा होता है। तो ये भी एक बड़ी रामनवमी का दिन है और आपको याद होगा आपसे ठीक 1 साल पहले किस तरह से जो एक त्यौहार है एक धर्म के, उसे दूसरे धर्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरह से जो है वो मस्जिदों के सामने गाने गाए जाते हैं, उकसाने की कोशिशें होती हैं। आपको लगता है कि कोर्ट की ये टिप्पणी उन सब बातों पर भी आधारित है? और जाहिर है ये सब जो समूह है, ये आरएसएस, भाजपा, भगवा समूह, ये सब फायदा पहुंचा रहे हैं एक ही राजनीतिक दल को। वो बात सही है, लेकिन देखिए इसको एक दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। ऐसे लोग दूसरे धर्म में भी होंगे जो ऐसी बातें करते हैं, उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि केवल एक धर्म के लोग ऐसा काम करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, दूसरे धर्म के लोग भी ऐसा काम करते हैं। जो भी ऐसा काम करेगा वो उसको संविधान के अंतर्गत मैं समझता हूँ कि उनकी सिटीजनशिप ले लेनी चाहिए। वो हिंदुस्तान के नागरिक कैसे बन सकते हैं ऐसे लोग? हमने ओथ ली है कि हम हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, हिंदुस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कायम रखेंगे। तो ये तो सब हमारी। मैं आती हूँ आपकी पहल पर जो कि इंसाफ के सिपाही आपने लॉन्च किया, लेकिन उससे पहले एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जिसका पूरा जीवन गुजरा है कानून की रक्षा करते हुए, एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में जाके हर रोज़ डिफेंड करता है। ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आप रहते हैं, आप केंद्र में मंत्री भी रहे। मुझे ये बताइए कि फ़िलहाल जो एक व्यक्ति की, और ख़ासकर जिसे गांधी जी आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति कहते थे, उस व्यक्ति की जो कानून में आस्था है कि उसका धर्म या उसकी पहचान जो भी कुछ हो उसके साथ इस देश में इंसाफ होगा, आपको लगता है कि ये उसकी उम्मीद टूट रही है? बिल्कुल टूट चुकी है। क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं कि हर अदालत बेइंसाफ़ी करती है। कई ऐसी याचिका भी दायर होती हैं जो अदालतें रद्द भी कर देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो आम आदमी की आज जो सोच है वो ये है कि हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, और हम अदालत में जाते हैं तो वो भी पूछते हैं कि क्या हमें इंसाफ मिलेगा, हमसे आकर पूछते हैं। तो हम उनको साफ कह देते हैं कि भैया हमें नहीं मालूम, आपका मुकदमा तो सही है लेकिन इंसाफ आपको मिलेगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। क्योंकि इंसाफ फैसला करना और इंसाफ करना दो अलग बात है। अदालतें फैसला तो करती हैं, इंसाफ करती हैं या नहीं करती मैं नहीं जानता। उम्मीद है कि हमारे दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे कि फैसला और इंसाफ दोनों में फ़र्क होता है। कानूनी निगाहें ये कह रही हैं। अब राहुल गांधी के बाद जो अगली निगाहें लगता है तेजस्वी यादव, क्योंकि वो भी एक बड़े भारी भरकम नेता के तौर पर उभर रहे हैं। अब पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो लिख रहे हैं, टिप्पणीकार, कि क्या अगला निशाना, बल्कि पहले ही उनके परिवार पर रेड वगैरह तो हो रही है, लेकिन क्या जिस तरीके से राहुल गांधी को बिल्कुल गर्दन से पकड़कर सप्रेस करने की कोशिश हुई है कि 2024 में वो किसी लायक न बचें, आपको लगता है तेजस्वी यादव या दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस तरह के लोगों पर भी निशाना हो सकता है? ये हो रहा है, हो चुका है। अभी कविता पे निशाना हुआ, ठीक है ना। उधर उद्धव जी की सरकार उन्होंने ऐसे गिरा दी, वो भी मुकदमा अब हमने। लेकिन तो भ्रष्ट लोगों को सबक सिखा रहे हैं ना मोदी जी। नहीं, कौन से भ्रष्ट लोग? वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का देखा नक्शा है, दो हिस्सों में बटा हुआ है। जहाँ विपक्ष हैं वहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, और जहाँ भाजपा की सरकार है वो सब दूध के धुले हुए हैं।
तो ये है हिंदुस्तान का नक्शा। तो ये लोग ईडी मानती है कि वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ रास्ता बंद है, और जहाँ विपक्ष की सरकार है या विपक्ष के नेता लोग बैठे हैं वहाँ रास्ता खुला हुआ है। ये तो हिंदुस्तान का आज दृश्य है। क्या किया जाए? जब तक आप लोग, हम लोग, आम आदमी इस पे गौर नहीं करेंगे, इसका विरोध नहीं करेंगे, लोकतंत्र को खतरा है। किस तरह से ये विरोध होगा? एक लोकतंत्र में चुनावी राजनीति एक जरिया हो सकती है। आपने जो इंसाफ के सिपाही, जो एक नया इनिशिएटिव, एक नई पहल आपकी है, उस पे आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि आप देखिए, मैं चाहता हूँ कि देखिए आप आरएसएस के हर जगह पे, हर गली में उनके संघ हैं, उनकी शाखाएं हैं। तो हमारे हर गली में इंसाफ के सिपाही क्यों नहीं खड़े हो सकते जो इंसाफ चाहते हैं? हर गली में बेइंसाफी तो हो ही रही है हिंदुस्तान की हर गली में। तो अगर इंसाफ के सिपाही .co.in आप खोलकर आप खुद इंसाफ के इंसाफ बनेंगे तो निश्चित रूप से जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आप लोगों को इकट्ठा करेंगे और कहेंगे कि आप भी इंसाफ के सिपाही बनो। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन आप अपने जहाँ भी आप रहते हो आप इंसाफ की बात कर सकते हो और जो बेइंसाफ़ी करते हैं उनका विरोध कर सकते हो। कैसे? ताकि आप किसी तरीके से प्रदर्शन करो, लोगों को समझाओ, अदालतों में जाओ, हम उनकी मदद करेंगे अदालतों में जाने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बुलंदशहर ज़िले में, या मान लेते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में कोई व्यक्ति है, उसे लग रहा है कि उसके सामने नाइंसाफ़ी हो रही है और वो उस पर आवाज़ उठाना चाहता है, वो कपिल सिब्बल साहब से कैसे संपर्क पहले करेगा? तो वो रजिस्टर करेगा, फिर हमें बताएगा, हम वहाँ के जो अच्छे वकील हैं उनसे उनका संपर्क करवाएंगे। अच्छा। हाँ, कोशिश करेंगे संपर्क हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि वकील भी हिंदुस्तान के इंसाफ के सिपाही बने, तो उनकी मदद भी हो सकती है। ठीक है ना? और अपने तौर पे भी लोग कर सकते हैं बिना मुझे बताए, ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इंसाफ के सिपाही हैं, एक नागरिक हैं और इंसाफ के सिपाही हैं, वो खुद अपने पैरों पे खड़े होकर बेइंसाफी का मुकाबला करें। तो ऐसा हम आरएसएस की शाखाओं का भी मुकाबला कर सकते हैं, क्यों नहीं? और इसके लिए आप किस तरह से रिसोर्सेज कैसे जुटा रहे हैं? अब तक आपके पास कितने लोग आ चुके हैं आपकी वेबसाइट पर? कुछ लाख तो होंगे जरूर। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो मैं हिंदुस्तान का दौरा करूंगा। अच्छा। और सब लोगों को कहूँगा कि आप इसमें जुड़िए। अदालतों में जाऊँगा, छोटी अदालतों में भी जाऊँगा, और जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है तो शायद मैं वहाँ खुद व्यक्तिगत तौर पर वहाँ जाऊँ। और कोई स्थानीय दफ्तर भी खोलेंगे? हाँ, वो भी खोलेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा आपका राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम। हाँ, तो ये आज कल नहीं होगा, ये आगामी में, फ्यूचर में हम सोचते हैं कि ऐसा हमें एक खड़ा करना चाहिए। चुनावी राजनीति से इसका कोई लेना देना? कोई लेना देना नहीं। कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य या वर्कर कोई भी इंसाफ का सिपाही। क्योंकि आपने आरएसएस का जिक्र किया, आरएसएस हम कितना भी वो कहें कि वो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, तो वो राजनीतिक संस्था ही, उनकी बीजेपी उन्हीं का एक हिस्सा है। तो आपने चूंकि आरएसएस का जिक्र किया, तो उनसे मुकाबला करने के लिए आप ये कह रहे हैं कि उनकी राजनीति का मुकाबला किया जाएगा कानूनी पहलू से? कानूनी पहलू से और गैर कानूनी पहलू से भी। कैसे? कि वहाँ लड़ेंगे वो बेइंसाफ़ी जो हो रही है। अगर आरएस की शाखाएं बेइंसाफ़ी करेंगी तो उनसे मुकाबला करेंगे, क्यों नहीं? गलत बात क्या है? अब आखिरी सवाल आपसे पूछती हूँ कि 2024 के मद्देनज़र ये बताइए कि अब आप क्या देखना चाहते हैं आगे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे एक साल को बदलते हुए, जब तक कि अगली लोकसभा को हम देखेंगे? देखिए, दिल्ली दूरस्थ और कुछ भी हो सकता है। जो माहौल हिंदुस्तान में आज मैं देख रहा हूँ, ख़ासतौर पे सोशल मीडिया में, वहाँ मुझे लगता है कि इस सरकार का विरोध बढ़ता जा रहा है और जो बेइंसाफ़ी हो रही है लोगों को अच्छी नहीं लग रही। और जैसे ही आम आदमी अपनी आवाज़ उठाने लगे, देखिए 10 साल बहुत होते हैं किसी को, सरकार को भी 10 साल में भाजपा को और बहुत बहुत वक्त मिला बदलाव लाने का, लेकिन बदलाव आया नहीं। उन्होंने कहा था कि मैं, अगर आपने कांग्रेस पार्टी को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने तो 60 महीने 120 महीने इनको मिल गए, लेकिन वो बदलाव आया नहीं। हमारे जो बच्चे हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा, जो पढ़ाते हैं उनको सैलरी ठीक तरह से नहीं मिल रही, जो हमारे नेटवर्थ के जो लोग हैं, बड़े बड़े नेटवर्थ के लोग, वो हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हैं, निवेश इतना हो नहीं रहा।
आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी है नहीं। जो रुपये की बात करते थे कि उनका रुपया का दाम डॉलर के प्रति 58 होना चाहिए, वो 80 से ज़्यादा हो गया। तो लेकिन ये नहीं कि हर चीज़ गलत हुई, कई चीज़ अच्छी भी हुई। स्वास्थ्य के मामले में सही हुआ, और डिजिटलाइजेशन भी ठीक है, लेकिन डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा आम आदमी तक नहीं पहुंचा। तो कुछ अच्छे कदम भी उठाए गए, लेकिन अगर मैं व्यापक तौर से देखूं पिछले 10 साल में हिंदुस्तान की जो स्थिति है वो इतनी नहीं बदली कि आम आदमी सोच सके कि मेरा बल बदला है या मेरा जो फ्यूचर है वो सफल है। ये नहीं हुआ। क्या नरेंद्र मोदी फिर से अब आने वाले हैं 2024 में? अभी तक तो ऐसा लगता है कि हवा कुछ बदलती हुई तो दिखती नहीं है, साल भर से बाकी है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि बदलाव आना चाहिए। बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हो रहा है वो सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल सिब्बल साहब, हम बातचीत करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। देखते हैं एक साल के वक्त में क्या बदलता है और आपके जो इंसाफ के सिपाही हैं वो कितना इंसाफ ला पाते हैं, कितना इंसाफ की जो पूरी एक तस्वुर, एक इमेजिनेशन है भारत में, उसको वो एक साल में तो नहीं होगा, एक साल में तो नहीं होगा, वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआत। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।